बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है हमारा रूल ऑफ इन्फेरेंसेस के ऊपर। लेकिन इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख लें, दैन इस लेक्चर की तरफ आप मूव करें ताकि आप इस लेक्चर के तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलिए अपने लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका टाइटल है रूल ऑफ इन्फेरेंसेस। तो स्टेप वाइज हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, उसे हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। एन आर्गुमेंट्स इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट एंड्स इन अ कंक्लूजन। बेसिकली आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? आर्गुमेंट्स जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बेसिकली सीक्वेंस और सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स हैं दैट एट इन अ कंक्लूजन, जो किसी कंक्लूजन के ऊपर एंड होती है। ठीक है जी, तो उसे हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो एटलीस्ट आर्गुमेंट्स को होने के लिए आपके पास आर्गुमेंट्स के लिए कम से कम आपके पास जो है वो दो स्टेटमेंट ज़रूर होनी चाहिए, यानी दो स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास उसको आर्गुमेंट होने के लिए। अच्छा जी, इसी तरीके से कंक्लूजन को हम ज़रा डिफ़ाइन करते हैं ताकि ये तमाम चीज़ें हमें रूल ऑफ इन्फेरेंसेस को समझने के लिए हेल्प करेंगी। तो कंक्लूजन क्या है आपके पास? द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट इज़ द प्रोपोजिशन दैट इज़ असर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अदर प्रोपोजिशन ऑन द आर्गुमेंट। ठीक है जी, तो कंक्लूजन बेसिकली वो आपके पास किसी आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है वो बेसिकली एक प्रोपोजिशन होती है दैट इज़ असर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अदर प्रोपोजिशन। जो आपके पास जो आप यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होती हैं वो बेसिकली उस प्रोपोजिशन को जो सबसे एंड में लिखी जाती है, उस आर्गुमेंट के सबसे एंड में लिखी जाती है, उसको असर्टेड करती हैं, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती हैं, उसको पॉजिटिव अफर्मेटिव रिजल्ट देती हैं। ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। दोबारा से पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट इज द प्रोपोजिशन दैट इज असर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अदर प्रोपोजिशन ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आप बताते हैं उन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर आप डिफाइन करते हैं कि आपका प्रोपोजिशन है, और प्रोपोजिशन बेसिकली एक असर्टेड जो है वो प्रोपोजिशन होती है, राइट। तो उसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता है, द फाइनल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंक्लूजन। जो भी फाइनल स्टेटमेंट लिखी होती है किसी आर्गुमेंट के अंदर वो कंक्लूजन कहलाती है। द सिंबल, ये जो सिंबल है आपके पास, इस सिंबल को हम कहते हैं रीड एज देयरफॉर। तो जहाँ पर ये देयरफॉर का सिंबल लग जाए तो इट मीन्स कि आप कंक्लूजन की बात कर रहे होगे। इज नॉर्मली प्लेस इज जस्ट बिफोर द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन से पहले सिंबल को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। और कंक्लूजन क्या होता है? उन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर एक ऐसी प्रोपोजिशन होती है जो बेसिकली असर्टेड होती है। ठीक है जी, वो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो बेसिकली किसी सीक्वेंस की तरफ एक असर्टेड रिजल्ट पास कर रही होती हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारा कंक्लूजन है। अच्छा जी, और इसके अलावा जो कंक्लूजन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं वो देयरफॉर का सिंबल यूज़ करते हैं, यानी जिस प्रोपोजिशन के आगे ये सिंबल लगाओ तो उसका मतलब होगा हम उसकी कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, उसे हम कहते हैं प्रीमाइसिस या प्रेमिसेस भी कहते हैं, प्रीमाइसिस। तो जो प्रीमाइसिस होते हैं, द प्रोपोजिशन विच आर अज्यूम्ड फॉर एक्सेप्टिंग देयर कंक्लूजन आर कॉल्ड प्रीमाइसिस और आर्गुमेंट और ऑफ दैट आर्गुमेंट। जो प्रोपोजिशन, बहुत ध्यान से आपने इस चीज़ों को सुनना है, प्रोपोजिशन विच आर अज्यूम्ड एक्सेप्टिंग द कंक्लूजन आर कॉल्ड प्रीमाइसिस ऑफ दैट आर्गुमेंट। तो बेसिकली ऐसी प्रोपोजिशंस होती हैं विच आर अज्यूम फॉर एक्सेप्टिंग द कंक्लूजन, जिनके बेसिस के ऊपर आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनको हमेशा ये एक ऐसी एजम्पशंस होती हैं फॉर एक्सेप्टिंग द कंक्लूजन, जो कंक्लूजन को एक्सेप्ट करनी होती हैं, आर कॉल्ड प्रेमिसेस ऑफ दैट आर्गुमेंट। और एजम्पशन और हाइपोथेसिस, इन्हें हम एजम्पशंस भी कहते हैं और इन्हें आप हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट प्रूवन बट इट इज़ अज्यूम टू बी ट्रू। हम हर दफ़ा प्रूफ तो नहीं करते हैं कि ये ट्रू है, लेकिन फिर भी हम यही अज्यूम करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो सारी की सारी, यानी ये जो आपके पास सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट है, आप याद रखें जो सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट होती है उसी को प्रेमिसेस भी कहा जाता है, यानी ये इसका टेक्निकल नेम है। और ये इस चीज़ को ये जो है इसको हमेशा ट्रू कंसिडर किया जाता है। ऑल्दो हाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दिस इज़ मे बी अनदर मैटर। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेमिसेस आपके पास गिवन हो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, बट नॉर्मली हम इसको ट्रू कंसिडर करते हैं विदाउट प्रूफ। ठीक है जी, तो उसे हम कहते हैं प्रेमिसेस। तो एक एग्जांपल पढ़ते हैं। सपोज़ कीजिए कि एग्जांपल है ऑल म्यूजिशियन कैन रीड म्यूज़िक। इसी तरीक़े से एक और प्रोपोजिशन या एक और स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, माज इज़ अ म्यूजिशियन। तो ये आपके पास जो है वो दो प्रोपोजिशन भी आप इसे कह सकते हैं, इसे सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और आप जो है या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, या इन शॉर्ट इसे प्रेमिसेस भी कह सकते हैं। अब आप इन दोनों प्रेमिसेस के बेस के ऊपर अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या बनेगा, दोबारा से रीड करते हैं।
ऑल म्यूजिशियन कैन रीड म्यूज़िक और माज इज़ अ म्यूजिशियन, तो हम आसानी से ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि माज कैन रीड म्यूज़िक। ठीक है जी, तो इन दोनों प्रेमिसेस की बेस की, यानी अब हम इसको यूनिवर्सली हम इसको ट्रू सपोज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये यूनिवर्सली ट्रू है या नहीं ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो भी आपके पास प्रेमिसेस हो या हाइपोथेसिस हो वो तमाम के तमाम जो हैं वो ट्रू कंसिडर किए जाते हैं और उनके बेसिस के ऊपर आप कंक्लूजन लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मास कैन रीड म्यूज़िक। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहते हैं कि इफ़ टाइटन इज़ ह्यूमन देन टाइटन इज़ मॉर्टल। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। और फिर जो नेक्स्ट आपके पास प्रोपोजिशन गिवन है या नेक्स्ट आपके पास जो प्रेमिसेस गिवन है वो है टाइटन इज़ नॉट मॉर्टल। दोबारा पढ़ते हैं, टाइटन इफ़ टाइटन इज़ ह्यूमन देन टाइटन इज़ मॉर्टल। और फिर आपसे कह रहे हैं कि टाइटन इज़ नॉट मॉर्टल, तो भाई इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? बहुत सिंपल, इससे कंक्लूजन निकलेगा टाइटन इज़ नॉट ह्यूमन। ठीक है जी, तो टाइटन इज़ नॉट ह्यूमन। तो अगर आप नोट करें तो इन दोनों प्रेमिसेस के बेस के ऊपर आपने जो है वो एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो इसे हम कहते हैं प्रेमिसेस भी कहते हैं, इसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसे हम प्रीपोजिशंस भी कहते हैं, प्रोपोजिशंस भी कहते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम होते हैं। ठीक है जी, और ये हमेशा ट्रू कंसिडर की जाती हैं। अब बात करते हैं वैलिड आर्गुमेंट। तो हमें आर्गुमेंट समझ आ गया। आर्गुमेंट क्या होता है? बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होती हैं या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है जो ट्रू कंसिडर की जाती हैं और जिनके बेसिस के ऊपर हम किसी आर्गुमेंट को लिख रहे होते हैं या कोई आर्गुमेंट ड्रॉ करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक आर्गुमेंट वैलिड कब होता है? याद रखना है कि आर्गुमेंट जो होता है वो ट्रू या फॉल्स हम नहीं लिखते हैं, आर्गुमेंट के लिए वैलिड या इनवैलिड की टर्म यूज़ की जाती है। तो वैलिड आर्गुमेंट किसे कहते हैं? एन आर्गुमेंट इज कॉल्ड वैलिड इफ द कंक्लूजन इज ट्रू whenever all the premises are true। ठीक है जी, तो एक आर्गुमेंट को वैलिड आर्गुमेंट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कहते हैं whenever all the premises are true, जब तमाम के तमाम प्रेमिसेस जो हैं वो ट्रू कंसिडर की जाएं तो वो आर्गुमेंट जो होता है वो वैलिड आर्गुमेंट होता है। ठीक है जी, जैसे इस एग्जांपल के अंदर देखिए, तो इस एग्जांपल में आप देखिए कि ये तमाम के तमाम प्रेमिसेस ट्रू हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो कंक्लूजन है ये कंक्लूजन एक वैलिड कंक्लूजन है। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पर आपको ये मैं आगे चलकर अभी और डिटेल से बताता हूँ। अभी तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि प्रेमिसेस को यूनिवर्सली हम ट्रू सपोज करते हैं, तो हमने यहाँ पर वो ट्रू कंसिडर किया है क्योंकि ये तो हमेशा हम ट्रू ही कंसिडर करेंगे, ऑल्दो यहाँ पर कोई फॉल्स सेंटेंस भी लिखा हो बट हम इसको ट्रू ही कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमने कह दिया है कि ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर मैं भी आपको डिटेल से एक चीज़ मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि बाज़ औक़ात आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो वैलिड ज़रूर होंगे लेकिन फिर भी उनके कोई ना कोई प्रेमिसेस जो होगा वो फॉल्स हो सकता है। ठीक है जी, वो क्या होता है वो मैं आपको ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो एक बात तो यहाँ पर ये समझ आ गई कि एन आर्गुमेंट इज कॉल्ड वैलिड इफ कंक्लूजन इज ट्रू व्हेनेवर ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू। ठीक है जी, और एन आर्गुमेंट इन द प्रेडिकेट कैलकुलस इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल डोमेन्स, यानी हम उसको वैलिड उस वक्त कहते हैं कि जब वो तमाम के तमाम डोमेन के लिए ट्रू हो। फॉर एवरी प्रोपोजिशन फंक्शन, यानी प्रोपोजिशन फंक्शन को हम कहते हैं प्रेडिकेट, सब्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रेडिकेट इन द आर्गुमेंट, यानी कोई भी यानी तमाम प्रेडिकेट और तमाम के तमाम जो डोमेन्स हैं उनके लिए अगर वो ट्रू हो तो हम उस आर्गुमेंट को वैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा भी आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट अब अभी आप वैलिड आर्गुमेंट को यहाँ पर देखिएगा। वैलिड आर्गुमेंट ऐसा आर्गुमेंट होता है जिसमें कंक्लूजन ट्रू हो जब आपके पास तमाम के तमाम प्रेमिसेस ट्रू हों। ठीक है जी, तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। ऐसे आर्गुमेंट को हम कहते हैं वैलिड आर्गुमेंट। अच्छा, वैलिड आर्गुमेंट को एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंडिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन इम्प्लाइज कंक्लूजन ए इज ट्यूटोलॉजी। एक और बात आप ध्यान में रखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट प्रोपोजिशंस हैं, प्रोपोजिशन 1, प्रोपोजिशन 2, प्रोपोजिशन 3। अगर इन तमाम की तमाम प्रोपोजिशन ट्रू होती हैं, ठीक है जी, यानी इन तमाम की तमाम प्रोपोजिशन ट्रू होती हैं, तो इसका मतलब है कि इससे आंसर जनरेट होता है ट्यूटोलॉजी। ठीक है जी, तो ट्यूटोलॉजी इसका मतलब है तमाम की तमाम प्रोपोजिशन का ट्रू होना चाहिए। तो तमाम की तमाम प्रोपोजिशन कब ट्रू हो सकती हैं? जब इनमें कौन सा बूलियन कनेक्टिव यूज़ हो, एंड। ठीक है जी, एंड का काम ये होता है कि तमाम के तमाम ट्रू हो तो ये आपका रिजल्ट प्रोसीड होता है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि एंडिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन इम्प्लाइज कंक्लूजन ए इज ट्यूटोलॉजी, कि कंक्लूजन ए इज ट्यूटोलॉजी आना चाहिए, यानी पी इम्प्लाइज क्यू का जो रिजल्ट है अगर ट्यूटोलॉजी बन जाए आपके पास तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है। ठीक है जी, तो अभी आपको बताता हूँ कि ये ट्यूटोलॉजी कैसे लिखी जाती है और ये ट्यूटोलॉजी कैसे बनती है। अभी सारी बातें हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं आपको, लेकिन अब आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास डिफरेंट प्रोपोजिशंस गिवन है तो उन तमाम प्रोपोजिशंस के दरमियान कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा? एंड ऑपरेशन। उसका रीज़न ये है कि इन तमाम का ट्रू होना ज़रूरी है रिजल्ट को ट्यूटोलॉजी होने के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये जो इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ है ये भी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो खैर आपको ये बात पता है कि हाइपोथेसिस अगर कहीं लिखा हो, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट,
तो कंडीशनल स्टेटमेंट में ये जो P वाली टर्म होती है इसे ये आपके पास गिवन होता है, और ये जो Q वाली टर्म होती है या इसे आप हाइपोथेसिस कहते हैं, या जिसे हम प्रेमिसेस कह रहे हैं, और ये जो Q वाली टर्म होती है ये बेसिकली कहलाता है कंक्लूजन। ठीक है नहीं, तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं ना, तो इसको हम कहते हैं कंक्लूजन, और ये आपके पास कहलाता है हाइपोथेसिस। तो ऑफ कोर्स कि अगर जहाँ पर कंक्लूजन की बात की जा रही होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, डेफिनेशन बताई आपको, तो इसका मतलब फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि किसी न किसी इम्प्लीकेशन की बात हो रही होगी यहाँ पर, क्योंकि इम्प्लीकेशन के अंदर ही कंक्लूजन लिखा जाता है। तो ट्यूटोलॉजी फॉर्म करने के लिए जितने भी सारे प्रेमिसेस आपके पास गिवन है, प्रेमिसेस गिवन है आपके पास, उनको एंड ऑपरेशन उनके अंदर अप्लाई कर दें, यानी उन तमाम का ट्रू होना ज़रूरी है, एंड देन इम्प्लाइज दैट क्यू, और अगर वो इम्प्लाइज कर रहे हो क्यू यानी किसी कंक्लूजन की तरफ, तो इससे हमेशा ट्यूटोलॉजी रिजल्ट जनरेट होगा। तो मैं आपको ये भी एग्जाम्पल बताता हूँ कि तो अगर ट्यूटोलॉजी आंसर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका आर्गुमेंट वैलिड है, और इन केस अगर ट्यूटोलॉजी आंसर ना आए तो आपका आर्गुमेंट इनवैलिड आर्गुमेंट होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, उसे हम कहते हैं इनवैलिड आर्गुमेंट और फैलेसीज। एन आर्गुमेंट इज इन अ प्रेडिकेट कैलकुलस इज इनवैलिड इफ एंड ओनली इफ इट इज ट्रू फॉर सम डोमेन फॉर सम p of x that can be substituted for the predicate in the argument। तो अगर वो तमाम की तमाम डोमेन के लिए ट्रू ना हो, बल्कि कुछ डोमेन्स के लिए ट्रू हो, और तमाम की तमाम प्रेडिकेट्स के लिए ट्रू ना हो, कुछ प्रेडिकेट्स के लिए ट्रू हो, तो इस तरह के आर्गुमेंट्स को हम कहते हैं इनवैलिड आर्गुमेंट। और आसान करते हैं, सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनकरेक्ट रीजनिंग इज कॉल्ड फैलेसीज विच लीड्स टू इनवैलिड आर्गुमेंट। तो इसका मतलब ये है कि, या आप इसको यूँ समझें कि अगर आपका रिजल्ट ट्यूटोलॉजी जनरेट नहीं होता है तो वो आंसर जो है वो आपके पास इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है जी। तो सम कॉमन फॉर्म्स, अब मैं भी आपको ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली टेस्ट करना बताता हूँ, तो इसमें आपने किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वैलिड कैसे निकाला जाएगा या इनवैलिड कब होगा। तो अभी हम देखते हैं सारी चीज़ें। सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनकरेक्ट रीजनिंग कॉल्ड फैलेसीज विच लीड्स द इनवैलिड आर्गुमेंट। तो सब ये क्या है, सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनकरेक्ट रीजनिंग। ये इनकरेक्ट रीजनिंग क्या होती है अभी मैं आगे चलकर आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, बट सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लें कि अगर आपके पास ट्यूटोलॉजी नहीं आती तो आपका आर्गुमेंट जो होगा वो इनवैलिड होगा, या आपके पास जो प्रेमिसेस आपके पास हैं अगर वो जो है वो आपको वो सारे प्रेमिसेस जो हैं वो आपके पास ट्रू ना हो, बल्कि कुछ प्रेमिसेस ट्रू हों और कुछ प्रेमिसेस फॉल्स हों, तो उससे जो रिजल्ट जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इनवैलिड आर्गुमेंट। इनवैलिड आर्गुमेंट इस चीज़ को लीड करता है कि जो आपका कंक्लूजन है वो आपका कंक्लूजन जो है वो करेक्ट हो भी सकता है, और आपका ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब आप ज़रा इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में वैलिड आर्गुमेंट इन प्रोपोजिशन लॉजिक, एक एग्जाम्पल आपके पास है, इसमें कहते हैं कि इफ़ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू दी नेटवर्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि प्रेमिसेस जो होती हैं वो फॉल्स, वो ट्रू ही कंसिडर की जाती हैं, तो हम इसको ट्रू कंसिडर कर लेते हैं। और अगर आप वैसे भी देखें, यानी हम इसको वैसे तो ट्रू ले ही रहे हैं, अब यहाँ पर ध्यान से बात सुनने वाली है कि वैसे तो ये जो प्रेमिसेस हैं हम उसको विदाउट प्रूवन हम जो है ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको ट्रू कंसिडर कर रहे होते हैं, बट इटसेल्फ अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो ये स्टेटमेंट हमें ट्रू लग रही है। ठीक है नहीं, क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की जा रही जो हमें फॉल्स बता रही हो। तो अगर आप नोट करें कि उसमें कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द कंप्यूटर, ये बात बिल्कुल साउंड है और बिल्कुल लॉजिकली ये बात ट्रू है, तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ जी ये ट्रू है। दूसरी आपके पास स्टेटमेंट है आपके पास यू हैव अ करंट पासवर्ड, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है जी, तो दो बातें यहाँ पर हो रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है कि जो प्रेमिसेस होते हैं उसको तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कंसिडर कर रहे होते हैं विदाउट प्रूवन। ठीक है जी। अब दूसरी बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये इटसेल्फ अगर इस सेंटेंस को पढ़ा जाए और वो सेंटेंस आपको फॉल्स दिखे तो वो फॉल्स कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है जी, कि वो फॉल्स है, टेक्निकली वो ट्रू होगा। ठीक है जी, लेकिन अगर आप इसको करें तो ये फॉल्स, यानी ऐसा हो सकता है कि एक आर्गुमेंट वैलिड हो बट उसके कुछ और जो प्रेमिसेस हैं वो फॉल्स कर रहे हो, तो इसी तरह के आर्गुमेंट को हम कहते हैं इनवैलिड आर्गुमेंट। तो बहुत ध्यान से आपने सुनना है क्योंकि ये बहुत माइनर से डिफरेंस है इसके अंदर, कि कुछ बाज़ औक़ात क्या होंगे कि आर्गुमेंट आपके वैलिड ज़रूर होंगे लेकिन फिर भी आपका कंक्लूजन फॉल्स निकल रहा होगा। ये बात समझनी है आपने यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो कंक्लूजन आपका क्या बना? कंक्लूजन आपका ये बना कि यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। ठीक है जी, तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं, सिंपल है कि आपके पास ये सेंटेंस है, आपके पास ये दोनों सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को अच्छे तरीके से रीड करें तो आपको पता लगेगा, आप कहेंगे यू कैन लॉग ऑन टू द कंप्यूटर। ठीक है जी, तो आप अगर नोट करें कि ये सेंटेंस भी आपके पास प्रेमिसेस ट्रू है और ये भी प्रेमिसेस ट्रू है, तो इसलिए ये भी प्रेमिसेस ट्रू है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आपके पास एक वैलिड स्टेटमेंट होगी या वैलिड प्रोपोजिशन होगी।
अच्छा जी, एक और हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नहीं बल्कि आर्गूमेंट्स की टाइप पढ़ते हैं। एग्जैक्टली देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 टाइप्स को डिस्कस करें, 3 हमारे लिए नीड इतनी हेल्पफुल नहीं है। तो 2 टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। पहला आर्गूमेंट होता है उसे हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गूमेंट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ DGNP। ये D रिप्रेजेंट कर रहा है डिडक्टिव आर्गूमेंट को, और G का मतलब है जर्नल टू, P का मतलब है पर्टिकुलर, जर्नल टू पर्टिकुलर। यानी ऐसे आर्गूमेंट जो किसी जर्नल आर्गूमेंट से हम किसी पर्टिकुलर आर्गूमेंट उससे डिड्यूस करें तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गूमेंट। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर एक आर्गूमेंट है ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग एयर्स, राइट। फिर दूसरा आर्गूमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास टॉमी इज़ अ डॉग। तो अब आपने क्या कंक्लूजन निकाला, टॉमी हैज़ अ लॉन्ग एयर। तो अगर आप नोट करें तो ये 2 आर्गूमेंट जर्नल आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है जी, यानी जर्नल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये 2 जर्नल स्टेटमेंट हैं और इससे जो है वो आपने एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो इस तरह के आर्गूमेंट को हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गूमेंट। ठीक है जी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आर्गूमेंट की टाइप है उसे हम कहते हैं इंडक्टिव आर्गूमेंट। इंडक्टिव आर्गूमेंट, और सिंपली इसको याद रखने के लिए मैंने लिखा हुआ है IPG। इसमें पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ आप मूव कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑल चेयर्स इन द लिविंग रूम इज़ रेड। ओके जी। ऑल चेयर्स इन द डाइनिंग रूम इज़ रेड, ये भी ठीक है। एंड ऑल चेयर्स इन द बेडरूम इज़ रेड। अगर आप नोट करें तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर हैं, यानी बेडरूम की सारी चेयर्स रेड हैं, डाइनिंग रूम की सारी चेयर्स रेड हैं, लिविंग रूम की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तमाम घर की चेयर्स कैसी हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऑल चेयर्स इन दी हाउसेज आर रेड। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जर्नल स्टेटमेंट बन गई। तो इंडक्टिव आर्गूमेंट के अंदर आप IPG कर रहे होते हैं, यानी पर्टिकुलर से जर्नल में जा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इस बात को आपने अपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट टास्क शुरू होता है कि हम किसी आर्गूमेंट की वैलिडिटी को मैथमेटिकली कैसे करते हैं, और इसी के लिए हम रूल ऑफ इन्फेरेंसेस को भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो टेस्ट एंड आर्गूमेंट फॉर्म फॉर वैलिडिटी। तो आइडेंटिफाई द प्रेमिसेस, आपने प्रेमिसेस को पहले आइडेंटिफाई करना है, एंड कंक्लूजन ऑफ द आर्गूमेंट। तो पहला काम तो ये होता है कि आपने सारे के सारे प्रेमिसेस को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, फिर कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। सेकंड क्या होगा, कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल शोइंग द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ ऑल प्रेमिसेस एंड द कंक्लूजन। फिर आपने एक ट्रुथ टेबल बनाना होगा और उस ट्रुथ वैल्यू में देखना होगा कि जहाँ पर आपके सारे के सारे फॉर ऑल प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन जो हैं वो आपको ट्रुथ वैल्यू शो कर रहे हो या आंसर ट्रूथ हो। थर्ड में आपसे कहते हैं कि फाइंड द क्रिटिकल लॉस इन विच ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू। फिर आपने वो देखना है कि आपके पास वो कौन कौन से प्रेमिसेस ऐसे हैं जिनमें रिजल्ट जो है वो आपके पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, वो आपकी क्रिटिकल लॉस कहलाती हैं। और फोर्थ आपके पास ये है कि इन ईच क्रिटिकल लॉ डिटरमाइन वेदर द कंक्लूजन ऑफ द आर्गूमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फिर आपने देखना होगा कि उन क्रिटिकल लॉ में जहाँ पर आपके पास जो प्रेमिसेस हैं वो ट्रू हैं, तो क्या उनका कंक्लूजन भी ट्रू है या नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि आर्गूमेंट वैलिड है, अदरवाइज वो आर्गूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इफ़ ईच ऑफ द क्रिटिकल लॉ द कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू देन द आर्गूमेंट फॉर्म इज वैलिड। तो जो आर्गूमेंट की जो फॉर्म है उसे वैलिड कहा जाएगा। If there is at least one critical law in which the conclusion is false, the argument is formed invalid। तो argument को invalid कहा जाएगा। तो अगर आपके पास सारे premises true हैं तो आप चेक कीजिए कि conclusion true है। तो अगर conclusion भी true है, premises भी true है, किस रॉ के अंदर, उस रॉ को हम कहते हैं critical law। तो हम कहते हैं कि आपका argument valid है, अदरवाइज वो argument आपका invalid होगा। अब इसी पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि show that the following arguments the following arguments form is valid। अब मिसाल के तौर पर ये आर्गूमेंट आपके पास गिवन है, P और ब्रैकेट Q और R और निगेशन R और कंक्लूजन है, ये देयरफॉर का सिंबल चूँकि लगा हुआ है तो कंक्लूजन है आपके पास P और Q। आपने प्रूव करना है कि ये जो आर्गूमेंट है ये वैलिड आर्गूमेंट है। तो वैलिड आर्गूमेंट को प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप एक ट्रुथ टेबल बना लें। आप अगर यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर 3 डिफरेंट इनपुट हैं, P, Q एंड R, P, Q एंड R, और 2 पावर 3 से आप इसमें वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपने 8 वैल्यूज़ को इनपुट कर लिया। P की 4 वैल्यूज़ पॉजिटिव, 4 वैल्यूज़ फॉल्स, फिर 2 का पेयर आपने बना लिया, 2 ट्रू हैं, 2 फॉल्स हैं, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, देन P, Q, R आपने इस तरह सेट कर लिया। फिर इसी तरीके से ये तीनों प्रेमिसेस की वैल्यू आपको चाहिए ना, तो इसके लिए पहले Q और R की ज़रूरत है। तो Q और R आपने कंप्यूट कर लिया, Q और R। तो यहाँ पर आपने और ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, ये मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। तो Q और R के ऊपर आपने और ऑपरेटर अप्लाई कर दिया।
तो और ऑपरेटर उस वक्त फॉल्स होता है जब दोनों रिजल्ट फॉल्स हो, याद रखना है, बाकी तमाम के लिए ट्रू रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर ये आपने रिजल्ट लिख लिया। फिर आपने इसको जो है वो P के साथ कनेक्ट करा, यानी P और Q और V। तो P वैल्यू ले लिया आपने, इन दोनों के साथ आपने जो है इसका क्या निकाला, ट्रुथ टेबल बनाया, यानी इसमें और ऑपरेटर अपने अप्लाई किया। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बनकर आ गया। देखिए चूँकि ये सब फॉल्स है, ये सब फॉल्स है, तो इसलिए इसका रिजल्ट आ गया आपके पास फॉल्स, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू होता है। सेकंड ये कि जो आपका सेकंड प्रेमिसेस है, मैं यहाँ पर उसको ऐसे स्पॉट कर देता हूँ जिससे ये कंफर्म हो जाए कि ये मेरा फर्स्ट प्रेमिसेस था। सेकंड है आपके पास आर, निगेशन आर। तो ये जो आर की वैल्यू उसको आप निगेट कर दें तो ये ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स ट्रू की एक सीक्वेंस बन जाएगी। इसी तरीके से पी और क्यू, यहाँ पर पी और क्यू के दरमियान आपने कर लिया, तो ट्रू। सिर्फ आप फॉल्स को चेक कर लीजिए, तो इन दो जगहों पर फॉल्स है तो लास्ट टू में फॉल्स आ जाएगा, बाकी सब के सब ट्रू हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपने अच्छा ये भी मेरे प्रेमिसेस हैं, और फॉर एग्जांपल ये है मेरा कंक्लूजन, तो मैंने इसको इस तरह यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ताकि थोड़ा समझाना मुझे आसान हो जाए। पहला काम ये करना है कि आपने जो प्रेमिसेस गिवन है उनको देखना है कि वो कहाँ पर ट्रू हैं। तो चेक कीजिए कि यहाँ पर ये दोनों ट्रू हैं, यहाँ पर ये दोनों ट्रू हैं, और इन दोनों में ये ट्रू हैं। तो इन लॉज को हम कहते हैं क्रिटिकल लॉज। अब आपने उसी के क्रॉसपॉन्डिंग देखना है कि आपका कंक्लूजन, देख रहे हैं ना ये कंक्लूजन है, तो आपका कंक्लूजन ट्रू है जी, इधर भी ट्रू है, इधर भी ट्रू है, इधर भी ट्रू है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपने तमाम वैल्यू को चेक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल लॉज जो आपके पास मौजूद हैं उन क्रिटिकल लॉज के अंदर आपने देखना है कि आपका जो रिजल्ट वो ट्रू है, आपका कंक्लूजन ट्रू है या नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर कंक्लूजन ट्रू है तो उसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट एक वैलिड, यानी ये आर्गुमेंट एक वैलिड आर्गुमेंट है। ठीक है जी, तो वैलिड आर्गुमेंट का मतलब कि आपका जो आंसर है वो साउंड रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप ये भी ट्रू कंसिडर कर रहे हैं, ये भी ट्रू कंसिडर कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू बनकर आ रहा है। ठीक है जी, तो इसे हम कह सकते हैं कि आपका आर्गुमेंट वैलिड आर्गुमेंट है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल को फोकस करते हैं, शो दैट द फॉलोइंग आर्गुमेंट फॉर्म इज वैलिड। ये जो आर्गुमेंट्स की जो फॉर्म है ये बेसिकली है आपके पास इनवैलिड। तो चलें ज़रा प्रूफ करते हैं। सपोज कीजिए कि जो फर्स्ट प्रेमिसेस आपके पास P1 गिवन है, P1 है आपके पास P इम्प्लाइज Q और निगेशन R। सेकेंड प्रेमिसेस गिवन है Q इम्प्लाइज P एंड R, और जो इसका कंक्लूजन है वो है P इम्प्लाइज R। तो पहला काम ये करते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल फॉर्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैं ज़रा स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये मैंने थोड़ी स्क्रीन स्क्रॉल कर दी। ठीक है जी, जो मेरे प्रेमिसेस है वो तो खैर गायब हो गए हैं बस, बट आपके पास कई नोट हैं। तो आपने P Q R, यहाँ पर भी बेसिकली 3 डिफरेंट इनपुट हैं, तो यहाँ पर भी टोटल 8 एंट्रीज आएंगी, तो यहाँ पर आपने 8 एंट्रीज रखनी। फिर आपको चाहिए निगेशन R, तो आपने निगेशन R लगा लिया। फिर आपको चाहिए Q और निगेशन R, तो Q आपके पास पहले से मौजूद है, निगेशन R है, और इन दोनों के दरम्यान आपने और ऑपरेटर अप्लाई कर ये ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लिया, ये ट्रुथ टेबल फॉर्म कर ली। फिर आपको नीड है P एंड R, तो P एंड R में अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू रिजल्ट आता है, अगर एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये आपने P एंड R प्रोड्यूस कर लिया। फिर आपने निकाला P इम्प्लाइज Q और निगेशन R। इसमें क्या होता है, जब आप इम्प्लाइज कर रहे होते हैं तो इम्प्लाइज में सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इम्प्लाइज में आपको रिक्वायर्ड है एक तो P वाले फॉर्म की और एक आपको इनकी फॉर्म है। तो इसमें अगर फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, यानी ट्रू एंड फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सबके लिए ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर आपके सबके लिए ट्रू कर, तो ये मैंने स्पॉट कर दिया, आपका फर्स्ट प्रेमिसेस है। इसी तरीके से Q और P एंड R ये आपका सेकंड प्रेमिसेस है। तो फर्स्ट और ये आपका है P इम्प्लाइज R, ये आपका जो बन जाता है वो बन जाता है, क्या बन जाता है, कंक्लूजन। तो मैंने यहाँ पर आप नोट करें सारी वैल्यूज़ को नहीं लिखा क्योंकि मुझे ऐसा सच नीड भी नहीं है। मेरी क्रिटिकल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं जहाँ पर मेरे तमाम के तमाम प्रेमिसेस जो हैं वो ट्रू होंगे। देखिए ये जो है वो मेरे पास सारी क्रिटिकल रॉज हैं। ठीक है जी, तो ये मेरी सारी क्रिटिकल रॉज है जहाँ प्रेमिसेस ट्रू हैं। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ट्रू है, सबको इसलिए भी नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि हमें नीड भी नहीं है, क्योंकि हमने जितनी क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं हमने उन्हीं को देखना होता है। तो ये रिज़ल्ट ट्रू है, अगेन ये ट्रू और ट्रू है, लेकिन P इम्प्लाइज R का जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है। तो अगर आप नोट करें तो ये जो क्रिटिकल लॉज हैं इसमें एटलीस्ट एक जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स जनरेट हो रहा है, जो इस चीज़ को प्रूफ करता है कि जो आपका आर्गुमेंट है अकॉर्डिंग डेफिनेशन वो है फॉल्स। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हमारी बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, जहाँ पर आपको मैंने क्या कुछ समझा दिया, मैंने आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताई हैं। यहाँ पर ज़रा जल्दी से सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। आपको
मैंने यहाँ से आपको स्टार्ट किया कि आर्गूमेंट्स कैसे कहते हैं। बेसिकली आर्गूमेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होती हैं। कंक्लूजन क्या होती हैं? उन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर जो प्रोपोजिशन लिखी जाती है, जिसको हमेशा अफर्मेटिव सपोज किया जाता है, वो कंक्लूजन है आपके पास। और प्रेमिसेस क्या होते हैं? वही जो हाइपोथेसिस है उन्हीं को हम प्रेमिसेस कहते हैं। और ये हम एजम्पशन करते हैं कि जो हाइपोथेसिस है हमारे पास वो बेसिकली ट्रू हैं, जो प्रेमिसेस हैं या जो एजम्पशंस हैं वो बेसिकली ट्रू हैं। यूनिवर्सल ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, बस काफ़ी होता है। फिर आपको ये बताया कि आर्गूमेंट वैलिड कब होता है? जब तमाम के तमाम प्रेमिसेस उसके ट्रू हों तो वो आर्गूमेंट वैलिड आर्गूमेंट बन जाता है। फिर आपको ये बताया कि आर्गूमेंट इनवैलिड कब होता है? जब उसमें एटलीस्ट एक आर्गूमेंट ऐसा हो जिसमें फॉल्स रिजल्ट जनरेट कर रहा हो तो वो आर्गूमेंट इनवैलिड हो जाता है। इसके बाद हमने वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट को, इनवैलिड आर्गूमेंट को प्रोपोजिशन लॉजिक में हमने जो है वो चेक किया। फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल्स देखी, और साथ साथ आपको ये बताया कि आर्गूमेंट्स की 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप होती है उसे हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गूमेंट, सेकंड टाइप जो होती है वो इंडक्टिव आर्गूमेंट्स कहलाती हैं। और फिर हमने आर्गूमेंट को टेस्ट किया। टेस्ट करने के लिए क्या होता है कि आपने जो आपके पास जो आर्गूमेंट्स लिखे होते हैं उसको प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर चेंज करते हैं, उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। फिर आप चेक करते हैं कि आपके प्रेमिसेस ट्रू हैं तो वो क्रिटिकल लॉज होती हैं। फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है वो जो कंक्लूजन है उसको आप चेक करते हैं। अगर वो भी ट्रू होता है तो हम कहते हैं हमारा आर्गूमेंट वैलिड है, अदरवाइज आपकी आर्गूमेंट इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है जिसके अंदर चेक किया है कि आर्गूमेंट वैलिड है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने चेक की है जहाँ पर पता लगा मुझे आर्गूमेंट इनवैलिड है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ट्रू और ट्रू है लेकिन यहाँ पर फॉल्स है। यानी ये 4 डिफरेंट क्रिटिकल लॉज हैं जिसमें 3 का आंसर तो ट्रू है लेकिन चौथे का आंसर फॉल्स है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये आर्गूमेंट एक इनवैलिड आर्गूमेंट है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स कि इसको एक सीक्वेंस के अंदर आप देखेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। रूल ऑफ इन्फेरेंसेस टॉपिक का नाम था, लेकिन अभी तक मैंने रूल ऑफ इन्फेरेंसेस की बात नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ इन्फेरेंसेस को अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट्स हैं, तो इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स दें, शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।